यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस हमारी आज़ादी की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। मींस कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन से मतलब यहाँ ये होता है कि जब एक शासक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे जाके राज करता है, शासन करता है और वहाँ पब्लिक का, उस देश का शोषण करता है, वहाँ के रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे जिसने शासन किया वो कंट्री कौन सा था? वो था ब्रिटेन, अंग्रेज लोग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इसमें कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज अचीव थ्रू। कैसे उन लोगों ने हमारा शोषण किया? उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का शोषण किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शोषण किया, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू भी हमारा शोषण किया। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमारी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी आज़ादी की संध्या पर? अंडरस्टूड। पहली थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो गतिहीन थी। मींस हमारी इकोनॉमी में गति नहीं थी, ग्रोथ रेट नहीं था, ग्रोथ नहीं थी। हमारे यहाँ जो इनकम लेवल था पब्लिक का वो बहुत कम था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, उसके अंदर ग्रोथ नहीं थी। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी। अंडरस्टूड। मीन्स हमारी जो इंडियन पीपल्स है उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, फूड शेल्टर क्लोथिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, बेरोजगारी अनियंत्रित थी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बैकवर्ड थी, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैकवर्ड था। नेक्स्ट है इसमें हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एज यू नो, हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो भी बहुत बुरी कंडीशंस में थी। मींस हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उस टाइम पर मोर देन 70% डिपेंड थी किस पर? एग्रीकल्चर पर। और जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी लो थी। मींस हमारी जो लैंड थी उपजाऊ, उससे हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारी हमारा जो इंडस्ट्रीज थी वो भी काफ़ी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड होने का कारण था हमारे पास में अच्छी मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अंडरस्टूड। हमारे पास में अच्छी गाइडलाइंस नहीं थी, उस टाइम पे सुविधाओं की कमी थी, और जितने भी हमारा जो रॉ मटेरियल होता था वो हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसको अपने कंट्री ले जाती थी, और जो कैपिटल गुड्स थी वो यहाँ पर भेजती थी अब हमारे रॉ मटेरियल से बनाकर। अंडरस्टूड बच्चों। इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो थी उस टाइम पे। हमारी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत बुरी कंडीशंस में था। मींस ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, पावर बैकअप, पावर एनर्जी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम लोग इंपोर्ट पे ही डिपेंड करते थे। मींस अगर हमें कुछ भी चाहिए होता था, मशीनरी, टेक्नोलॉजी या फिनिश गुड, वो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता था। लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हमारा शहरीकरण बहुत ही कम था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स अर्ध सामंती इकोनॉमी। मीन्स हमारी जो इकोनॉमी थी वो ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और ना मिक्स्ड इकोनॉमी थी। अंडरस्टूड। कॉलोनियल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल थी। कॉलोनियल मतलब मैंने आपको अभी बताया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे राज करती थी, शासन करती थी, हमारे यहाँ से बेनिफिट उठाती थी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा एग्रीकल्चर था उसके बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस थी। पहली, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी,
मीन्स जो हमारा आउटपुट था पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो काफ़ी लो था, प्रोडक्शन काफ़ी लो था उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। हम लोग सबसे ज़्यादा निर्भर करते थे किस पर? मॉनसून पर। मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर था वो सबसे ज़्यादा डिपेंड था बारिश पर, हमारे खुद के इरिगेशन के साधन नहीं थे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। हमारे पास में प्रॉपर इनपुट्स भी नहीं थे। मीन्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते थे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशंस के लिए, वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं थे। कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रॉपर, फर्टिलाइजर्स प्रॉपर नहीं थे। अंडरस्टूड। जुताई के साधन प्रॉपर नहीं थे। तो बहुत सारी जो सुविधाएं किसान को चाहिए होती है एक अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए, वो कोई भी सुविधा नहीं थी हमारी। जो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, हमारी जो लैंड थी वो फ्रेगमेंटेड थी, मीन्स टुकड़ों में पड़ी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी हुई थी। एक किसान की ज़मीन यहाँ पड़ी है तो उसकी दूसरा टुकड़ा ज़मीन का 1 किलोमीटर दूर पड़ा है, जिसके चलते किसान अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि अलग अलग ज़मीन पर अलग अलग सुविधाएं उसको अफोर्ड करनी पड़ती थी, जो उसके लिए उस टाइम पर संभव नहीं था। लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। मीन्स लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उस टाइम पे ब्रिटिश राज में। इसमें क्या होता है, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है बिटवीन द गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सोयल एंड टीलर ऑफ द सोयल। टीलर ऑफ द सोयल कौन होता है? टीलर होता है जो उसको बोता है। अंडरस्टूड। ऑनर जो मालिक, और एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश। तो ये तीनों का ही जो ये ट्रायंगुलर था, इसमें हमारा जो इंडियन फार्मर्स थे, टीलर्स थे, उनका काफ़ी नुकसान हो रहा था। अंडरस्टूड। टीलर ऑफ द सोयल बंदा वो होता है जो उस जमीन को, उसमें फसल उगाता है, मीन्स उसे उपजाऊ बनाता है, जो उस जमीन में कार्य करता है, वो कहलाता है टीलर ऑफ द सोयल। तो ये कि ट्रायंगुलर सीरीज होती है जिसके अंदर किसान मीन्स जो ओनर है उस कंपनी का, एक जो टीलर है जो उसमें खेती करता है, और जो गवर्नमेंट है मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन तीनों का जो रिलेशन था वो इतना पेचीदा था, जिसके चलते हमारे किसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, टीलर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत बुरी तरह प्रभावित थी। एक गल्फ, एक खाई बन गई थी ऑनर ऑफ द सोयल और टीलर ऑफ द सोयल के बीच में। किसकी वजह से? लैंड रिवेन्यू सिस्टम की वजह से, जो ब्रिटिश राज में लाया गया था। हमारी एग्रीकल्चर को फोर्स करके अपनी मन पसंदीदा खेती कराई जाती थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी डिके की सिचुएशन में था, मतलब विनाश की सिचुएशन में था। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, उसका भी सर्वनाश किसने किया? ब्रिटिश रूल ने किया। अंडरस्टूड। एज यू नो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन से पहले जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, जो हमारे हस्तकला वाले आइटम्स थे, जो हाथों से बनाए हुए आइटम्स होते थे, वो विश्व प्रसिद्ध होते थे और पूरे विश्व में उनकी डिमांड होती थी। बट ये होता कब था? ब्रिटिश शासन से पहले। ब्रिटिश शासन आने के बाद हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स थे उनका भी विनाश कर दिया, किसने? ब्रिटिश शासन ने। सो बच्चों अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी जो पक्षपात वाली टैरिफ पॉलिसी थी, उसने भी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का विनाश किया। कैसे किया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया कर दिया। मीन्स जब वो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में, तो उसको टैरिफ फ्री कर दिया, और वहाँ का जो फिनिश गुड्स था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उनको यहाँ इंपोर्ट करते थे, उस इंपोर्ट ड्यूटी को भी टैक्स फ्री
कर दिया। मींस एक्सपोर्ट ड्यूटी को टैक्स फ्री कर दिया रॉ मटेरियल के लिए। जब रॉ मटेरियल इंडिया से कहाँ जाएगा, ब्रिटेन, और जब ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडस्ट्रियल गुड कहाँ आएगा, इंडिया में, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी टैक्स फ्री कर दिया। मींस हर तरीके से वो लोग अपना बेनिफिट उठा रहे थे, अपना फ़ायदा कर रहे थे। अंडरस्टूड। जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उन पर हैवी ड्यूटी चार्ज कर दिया, उनके एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड उनकी भी डिमांड बहुत कम हो गई। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन। जो इंडियन गुड्स थे वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जो हमारे ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट थे जिनकी लागत बहुत कम आती थी और जो एक टफ कंपटीशन दे रहे थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, जिसके चलते मार्केट में और आउटसाइड द इंडिया भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो कम हो गई और ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स की, मशीन मेड गुड्स की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड में है बच्चों, जो हमारा ब्रिटिश कल्चर था उसने क्या किया, उसने एडॉप्ट किया, वो हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर लेके आए, वेस्टर्न लाइफस्टाइल लेके आए, जिसके चलते जो इंडियन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। मींस उन्होंने हमारे देश में ब्रिटिश कल्चर का इंट्रोडक्शन किया, जिससे हमारे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई और उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स में क्या हुआ, एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे का इंट्रोडक्शन, जैसे ही इंट्रोडक्शन रेलवे का हुआ, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो हमारे देश में डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई हुए जाने लगे। मींस उनकी सप्लाई हमारे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाने लगी। किसके हेल्प से, रेलवे की हेल्प से, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को भारी नुकसान हुआ और हमारी जो इंडस्ट्री है वो विनाश की तरफ बढ़ी। अंडरस्टूड।